नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंगराणा। आप सभी दर्शकों का अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत कठिन है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक मौसम की परवाह किए बिना कार्य करता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी या फिर चाहे बारिश ही हो रही हो। उसका ध्यान अपनी फसल में ही लगा रहता है। अपनी मेहनत के बल पर वे केवल अपना जीवन ही व्यतीत कर पाते हैं। ऐसे ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए रोज सुबह हम आपके साथ खेती बाड़ी से जुड़ी हुई नई जानकारी लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता। किसान भाइयों, खरीफ मौसम में सोयाबीन की खेती काफी बड़े क्षेत्रफल में की जाती है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और जैसा कि इस समय सोयाबीन की फसल फलियों की अवस्था पर है, हमारे जो किसान बीज उत्पादन के लिए सोयाबीन की फसल लगाए हैं, वे अपनी फसल में इस समय उच्च गुणवत्ता वाले बीज का उत्पादन लेने के लिए कौन कौन से कार्यों को करें। तो आइए इस विषय पर तकनीकी जानकारी लेते हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर पीबी शर्मा से। सोयाबीन की फसल आपकी इस मौसम की पकने की अवस्था में है। यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि जो वैरायटी आपकी कम अवधि की है, जैसे जवाहर सोयाबीन 2034, तो निश्चित रूप से इसकी जो फसल है वो लगभग एक सप्ताह के अंदर पक के तैयार हो जाएगी। अब परिपक्वता की स्थिति को देखते हुए आपको अभी सोयाबीन की फसल में जो काम करना है उसमें ये कि जो फसल आपको एक हफ्ते बाद कटाई करना है, उसकी कटाई के पहले आप उसमें बीज का शुद्धिकरण का काम आवश्यक रूप से करें। शुद्धिकरण यानी कि जिस वैरायटी को आपने लगाया है, उदाहरण के लिए JS 2034 लगाई है और उसमें अगर JS 9752 या JS 2029 या अहिल्याचार या किसी भी दूसरी वैरायटी का बीज मिक्स हो गया है तो वो इस समय आपको अलग पहचान में आ जाएगा। पकने की अवस्था के हिसाब से या फलियों के ऊपर जो रोए होते हैं उनके हिसाब से, फली के आकार के मान से, जो भी है आप पहचान लेंगे कि ये विजाती पौधा है। ऐसे विजाती पौधों को आप अपने खेत से निकाल दें, ख़ास तौर से उतने क्षेत्र में जिस क्षेत्र का बीज आपको अगले वर्ष के लिए सुरक्षित रखना है। चारकोल राट या ड्राई रूट राट जो बीमारी पौधों में आती है, ऐसे प्रभावित पौधों का बीज आप ना रखें, उनको उखाड़ के अलग कर दें और अपनी बुआई के लिए जो बीज बनाएं उसमें कोई भी पौधा एलोवेन मोजेक से प्रभावित नहीं होना चाहिए, ताकि अगले वर्ष के लिए आपके पास स्वस्थ बीज उपलब्ध हो। किसान भाइयों, अब बात आती है कि फसल की कटाई और गहाई के समय कौन कौन सी सावधानियां रखी जानी चाहिए जिससे गुणवत्ता युक्त अधिक सोयाबीन का बीज उत्पादन लिया जा सके। आइए जानते हैं। कटाई के समय किसान भाई ध्यान देवें कि सोयाबीन की फसल में कुछ किस्में तो ऐसी हैं कि जिनमें फलियां भी पीली भूरी पड़ जाती हैं और पत्तियां भी झड़ने लगती हैं। 80-90% पत्तियां झड़ जाती हैं और 80% के करीब फलियां पीली भूरी पड़ जाती हैं, तो आप समझें कि फसल पक चुकी है, इसकी कटाई कर सकते हैं। कुछ किस्में ऐसी होती हैं, जैसे हमने कई बार देखा है कि जो JS 9752 है, यदि पानी लगातार गिरता है तो ये किस्म ऐसी है, पत्तियां हरी बनी रहती हैं, फलियां पीली पड़ जाती हैं, पक जाती हैं और भी अगर लेट होते हैं तो फलियों में से दाने चटक के नीचे गिरने लगते हैं और पत्तियां हरी की हरी बनी रहती हैं। ऐसी अवस्था में किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा कि 70-80% फलियां पीली भूरी पड़ जाती हैं तो आप कटाई कर सकते हैं। हंसिया आपका धारदार, अच्छी तरह धारदार होना चाहिए। जहां बड़े पैमाने पे कंबाइंड हार्वेस्टर से कटाई कराते हैं, वैसी स्थिति में आप देखिएगा कि फसल उखड़ना नहीं चाहिए। हार्वेस्टर से कटाई में अगर आपने फसल पूरी नहीं पकी है और कटाई उसी से करा रहे हैं तो कई बार ये देखने में आया है कि पौधों के साथ मिट्टी, खरपतवारों का रस दाने के साथ मिल के दाने के ऊपर एक
कोटिंग कर देते हैं, एक परत चढ़ा देते हैं जिसमें जो हानिकारक फफूंद के जीवाणु उसके साथ दाने में सुरक्षित हो जाते हैं। और अगले वर्ष जब आप वो बीज बोनी में प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से वो दाने को ख़राब करेगा, अंकुरण कम होगा। तो ये कटाई के समय की जो सावधानी है विशेषकर ध्यान दें। हार्वेस्टर से कटाई के समय सबसे पहली जो सावधानी है वो आपको देखना ये है कि हार्वेस्टर का टैंक और दूसरे जहाँ जहाँ से चैनल्स बीज निकलता है उन चैनल्स को अच्छी तरह साफ़ कराएं ताकि आपकी फसल का जो बीज है वो मिक्सचर ना हो। फिर हार्वेस्टर से कटाई के बाद सीधे आप भंडारण ना करें, आप जो उत्पादन है उसको गोडाउन में या खुले में जैसी भी स्थिति हो आप फैला दें और कम से कम 3-4 दिन के लिए उसको अच्छी तरह धूप में सुखा लें। अगर धूप नहीं निकल रही है, पानी का मौसम है, तो अंदर गोडाउन में पंखे, शेड में पंखे चला के आप उसको अच्छी तरह सुखा लें, साफ़ कर लें। किसी भी प्रकार के खरपतवारों के बीज, पत्ते, डंठल, ऐसी मिक्सचर जो चीज़ें हैं वो ना हो ताकि बीज में आपको वो नमी प्रभावित कर सके, उसकी गुणवत्ता बनी रहे। किसान भाइयों, अभी आपने सोयाबीन की कटाई और गहाई के समय रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं बीज के सुरक्षित भंडारण तकनीक के बारे में। भंडारण की जब बात आती है, कटाई के बाद जब आप बीज सुखा लेते हैं, उत्पादन सुखा लेते हैं, तो भंडारण के समय आपके बीज में ज़्यादा से ज़्यादा 10% नमी होना चाहिए। इससे ज़्यादा नमी यदि बीज में होती है या दाने में होती है तो ये हो सकता है कि उसमें आगे चल के फफूंद पैदा करे और बीज खराब कर दे। बीज का भंडारण बोरों में किया जाता है, जूट के बोरों में किया जाता है तो सबसे अच्छा होता है। लेकिन ये बोरे ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। यदि पुराने हो जाते हैं या 1-2 साल पुराने हैं तब भी आप इसको कोई भी कीटनाशक, इसके घोल से आप इनको बोरों को उपचारित कर लें, इनको सुखा दें, उसके बाद इनमें सूखने के बाद भंडारण करें। भंडारण जिस भी स्थान पर करें उसमें नमी की स्थिति बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सूखे स्थान में भंडारण करना आवश्यक है। बीज के उपयोग के लिए आप भंडारण कर रहे हैं तो आप देखें कि बोरों की जो छल्ली है वो 4 या 5 बोरों से ज़्यादा छल्ली नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो नीचे के बोरों का जो अंकुरण है वो कम होने लगता है। मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आपके उत्पादन की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो सुधरेगी। निश्चित रूप से इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश में नीली क्रांति यानी मछली पालन की अपार संभावनाएं हैं और शासन भी मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिनका लाभ लेकर आप खेती के साथ साथ इस व्यवसाय को अपना सकते हैं। लेकिन मछली पालन करते समय आपको कुछ खास बातों पर ध्यान देना होगा, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं मत्स्य वैज्ञानिक डॉक्टर मंगल आनंद झा। मछली जहां डाल दिए, सबसे पहले तो जल का प्रबंधन होना चाहिए, तालाब का प्रबंधन होनी चाहिए। यदि तालाब के अंदर में खरपतवार है तो खरपतवार को हाथ से निकाल दें या जाल से निकाल दें। पहले खरपतवार नियंत्रित हो जाना चाहिए। फिर जल का पीएच मान देखना चाहिए। वो पीएच मान मत्स्य पालन के लिए थोड़ी क्षारयुक्त जल और मिट्टी मछली पालन के लिए बेहतर होती है, जिसका कि पीएच मान आपको 750 लेकर के 8.4 तक होता है। इसके लिए सर्वप्रथम जल का प्रबंधन के लिए चूना का प्रबंधन करना चाहिए। चूना डालने चाहिए किसानों को। चूना डालने के लिए यदि वो पहले चूना नहीं डाले हैं तो प्रथम किस्त में निश्चित रूप से आपको 100 से 150 किलोग्राम चूना, 3 किलोग्राम चूना प्रति कट्ठा की दर से उन्हें डालना चाहिए और उसके बाद में आधा किलो चूना उसको प्रति महीना छिटना चाहिए।
किसान भाइयों, प्रदेश में अभी तालाब एवं पोखरों में मछली बीज संचयन करने का काम चल रहा है। ऐसे में मछलियों की अच्छी बढ़वार हो सके, इसके लिए किसान कितनी मात्रा में मछली बीजों का संचयन करें, साथ ही मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को कितने अनुपात में तालाब में डालें, आइए जानते हैं। जीरा डालने के लिए यदि आपने फिंगरलिंग डाला है, 3 से 4 इंच का फिंगरलिंग यदि डाला है, तो यह फिंगरलिंग निश्चित रूप से 1 कट्ठा पर आप 100 डालिए। 55 कट्ठा में 1 हेक्टेयर में मात्र 5500 की अनुशंसा की गई है। यदि छोटी संख्या है तो उसके लिए आपको 8000 जीरा चाहिए। 1 इंच वाला यदि उसमें कम डाले हैं तो उसको ज़्यादा बढ़ा दीजिए। 3 इंच वाला यदि ज़्यादा डाले हैं तो उसमें आप जाल चला करके देखिए, उसमें कुछ संख्या आपको कम कर दीजिए। मछलियों को तालाब में डालने के बाद अक्सर किसान भाई इनके आहार को लेकर लापरवाही कर जाते हैं, जिससे मछलियों की बढ़वार ठीक ढंग से नहीं हो पाती। अतः इनकी उचित बढ़वार हेतु कितनी मात्रा में कौन कौन से पोषक आहार देने हैं तथा आहार देने की उचित विधि क्या है, आइए जानते हैं। देने के लिए मछलियों की वजन का 3% आहार, चावल का कुंडा या आपको चोकर आता है, गेहूं का चोकर, और खल्ली जो आती है जिसको कि इधर खल्ली हम लोग कहते हैं, सरसों, राई या मूंगफली की खल्ली, दोनों में से किसी एक को मिला करके बढ़िया से महीन में बुक करके या तो छीट करके दीजिए। छिटने से खाना आहार कुछ ज़्यादा नुकसान हो जाती है। आप उसको गोली बना करके दें। यदि गोली खा गया है तो अच्छी बात है, नहीं खाया है तो फिर दोहरा करके दें। सही समय पर सही स्थान पर प्रतिदिन एक ही समय, जिस समय में देते हैं उसी प्रातः काल देना ज़्यादा लाभकारी है। और गोबर, जो कच्चा गोबर है, निश्चित रूप से कच्चे गोबर का भी प्रयोग से भी ज़्यादा प्लांकटन बनती है, आपको प्लांकटन देना चाहिए। यदि एक लेवल है, उस लेवल तक यदि आपको प्लांकटन नहीं बन रही है तो आपको आधा किलोग्राम DAP भी डालना चाहिए प्रति कट्ठा की दर से। 250 ग्राम आपको यूरिया भी डालना चाहिए प्रति कट्ठा की दर से। ये भी यदि है तो जहाँ बलुई मिट्टी है वहाँ 100 ग्राम कम से कम प्रति कट्ठा की दर से म्यूरेट ऑफ पोटाश भी डालने से मछलियों की खाना भी मिल जाती है, पानी का भी सही सलामत रहता है। और पानी का रंग हर समय किसानों को देखना चाहिए। थोड़ी भूरापन लिए हुए हरा रंग जो है सो अनुकूलता बताता है मछली के लिए, प्लांकटन के लिए, जिसमें कि जंतु प्लांकटन और वनस्पति प्लांकटन निश्चित रूप से दोनों का समन्वय सही रहता है और मछलियों को बेहतर खाद्य मिलता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि किसान मछलियों के बीजों को बाहर दूर गांव से लाते हैं और फिर अपने तालाबों में डालते हैं, जिससे कई रोगों की चपेट में आने के कारण मछलियां मरने लगती हैं। ऐसे में किसान इस समस्या से बचने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं। निश्चित मनहजोग करना चाहिए, प्रतिदिन वहां देखना चाहिए मछली की चहल पहल, मछली मेरी कैसी चलती है, कैसे कूदती है, कैसे उफनती है। इस चीज को भी देखने से पता चल जाता है जो मछली की मेरी स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य परीक्षण भी निश्चित रूप से मछली को करना चाहिए। माहवारी किसान जाल चलावें ताकि वो देखें जो पानी का संचरण हो जाए, पानी में मछलियों में लगने वाले किसी तरह का रोग, मछलियों की व्यायाम और मछलियों की चोरी, इस 3 चीज की जानकारी के लिए, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए माहवारी जाल चलाना निश्चित रूप से आवश्यक है। यदि जाल की देखें जो जाल चलाने में कठिनाई हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो केला आता है, केला का थंब का 4 थंब काटिए, 4 थंब का एक में लकड़ी में जोड़ करके रस्सी के सहारे एक आदमी उधर एक आदमी इधर दोनों बगल पकड़ें, अब पूरा पोखरा को पानी को हिलोड़ दें ताकि वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है उसमें स्वतः ऑक्सीजन मिल जाएगी और मछलियों में भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बमड़ी, जिला बुरहानपुर के कृषक लखन चौधरी ने। यह केला की फसल में लगने वाले रोगों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो लखन चौधरी जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। बहुत बड़ा महत्व रखता है और केला एक ऐसा फसल है जो लगभग 1
साल समय लग जाता है, यानी 12 से 13 महीने तक का समय लग जाता है। लेकिन समय समय पर ये साथ मौसम नहीं अगर साथ देता है और इसमें कीड़े बीमारियां लग जाती हैं, तो जो हमें औसत उत्पादन मिलना होता है वो नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से किसान बहुत हानि का सामना करते हैं। यदि रोग में देखा जाए तो इसमें पत्तियों के ऊपर काले काले रंग का धब्बा बन जाता है, जिसे हम सीगा टोका रोग कहते हैं या फफूंद जनित रोग होता है। दूसरा एक जो रोग इसका महत्वपूर्ण है वह है फलों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर भूरे भूरे और काले काले रंग का धब्बा बन जाता है, जिसे हम श्यामबड़ रोग कहते हैं या केला का एंथ्रेक्स रोग कहते हैं। ये भी फफूंद की वजह से होता है। तीसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, केला का पीलिया रोग है या उगठा रोग है या सड़न रोग है। जो केला में लग जाता है तो पूरा बंच यानी पूरा फल सहित ये पौधा सड़कर गिरने लगता है। जो पौधे में पीलिया रोग लग जाता है या गलने लगता है या सड़ने लगता है, उगठा रोग लग जाता है, ये कई वजह से होता है। पहला तो कभी कभी पानी जब लग जाता है, ऐसे में हमारा जो केला का फसल है वो डूबा हुआ है, तो ऐसे में पौधा खुराक लेना बंद कर देता है और सूख जाता है। दूसरा, यदि फफूंद से प्रभावित पौधा है तो जो तने का भाग होता है जो मिट्टी के पास जड़ से सटा होता है, जिसे हम स्यूडोस्टेम कहते हैं, वहाँ पर धीरे धीरे सड़ने लगता है और पूरा पौधा गिर जाता है। और यदि उसे हम काट के देखेंगे तो जो बीच का भाग होता है, जिसे हम जाइलम भाग कहते हैं, वो पहले शुरुआत में जब आक्रमण होता है फफूंद का तो भूरे भूरे रंग का होता है। जब इसका संख्या ज़्यादा बढ़ जाता है और पौधा प्रभावित बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये काले रंग में परिवर्तित हो जाता है और इसमें बदबू नहीं आता है यदि फफूंद से प्रभावित होता है तो। जैसे इसमें कार्बेंडाजिम है, 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 से 12 दिन के अंतर पर छिड़काव करें तो ये समस्या से निजात दिलाया जा सकता है। छिड़काव के साथ साथ जो पौधा का जड़ वाला भाग होता है या जहाँ से स्यूडोस्टेम लगा होता है, उसके चारों तरफ अच्छी तरह से तने के पास भिगो देंगे ये कार्बेंडाजिम नामक दवा को, तो धीरे धीरे फफूंद खत्म हो जाएगा और रोग भी कम हो जाएगा। दूसरा, यदि इसमें रोग लगता है जिसे हम जीवाणु जनित रोग कहते हैं, तो जीवाणु जनित जो रोग होता है वो भी इसी तरह से रोग पैदा करता है। पौधा का पत्तियां पीला पड़ जाता है, तना सड़ के गल जाता है। इसका लक्षण का पहचान करने के लिए ये है कि बैक्टीरिया से यदि प्रभावित पौधा है तो उसका प्रभावित पौधे को जड़ के पास से जहाँ तना का भाग सटा होता है उसे काट दीजिए। काट कर देखेंगे तो उसे बहुत फाउल यानी बहुत बदबूदार महक आता है। तो जब इस तरह से जीवाणु से रोग पैदा हो रहा है तो उसमें जीवाणुनाशक दवाओं का प्रयोग करेंगे। जीवाणुनाशक दवाओं में स्ट्रेप्टोमाइसिन 6 ग्राम का पाउच ले लीजिए, उसे 15 से 20 लीटर पानी में घोल बनाकर जड़ क्षेत्र में प्रयोग करें और प्रयोग करते समय यदि उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का मिक्सर साथ में मिलाकर प्रयोग करते हैं तो निश्चित है कि दवा बहुत अच्छी तरह से काम करता है और ये जीवाणु से जो उगठा रोग लगता है उसे केला के फसल को बचाया जा सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। धान की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में पामा रोजा की खेती है फायदेमंद। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।